नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान अकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, इस समय मैं आपके साथ कम्युनिकेशन यूनिट, जो कि फर्स्ट पेपर का एक महत्वपूर्ण यूनिट है, उसके 15 साल के हुए क्वेश्चंस पे डिस्कशन के दूसरे वीडियो को शूट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कम्युनिकेशन कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, जो पार्ट 1 में आप देखेंगे। ये पार्ट 2 कम्युनिकेशन ईयरली क्वेश्चंस का वीडियो है, जिसे मैं अभी यहाँ पे शूट करने जा रहा हूँ। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देखें। मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन 26 है, जो कि जून सन 2011 में आया था। कहता है कि सोच, विचारों तथा संदेशों को वाचिक तथा अवाचिक चिन्हों यानी प्रतीकों में रूपांतरित करना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मिंग थॉट्स, आइडियाज एंड मैसेजेस इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस इज रिफर्ड टू एज। अब यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है चैनलाइजेशन यानी चैनलीकरण करना, जिसे प्रणालीकरण भी कहते हैं। दूसरा यानी बी है मध्यस्थता, मीडिएशन। सी है कूटलेखन, कूटलेखन जिसे हम एनकोडिंग कहते हैं। और डी है कूटभेदन, जिसे हम डिकोडिंग कहते हैं। अब यहाँ पर स्पष्ट है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रतीकों को चिन्हों या अवाचिक या वाचिक कई स्वरूपों में रूपांतरित करना यानी बदलना। तो बदला कब जाता है? जब हम किसी बात को कहना चाहते हैं, दूसरे को दर्शाना चाहते हैं। इस प्रकार से हमारा जो सही विकल्प बनेगा यहाँ पर बनेगा सी यानी कूटलेखन। क्वेश्चन नंबर 27 पे देखिए, प्रभावपूर्ण संचार को कैसा सहायक वातावरण चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ सपोर्टिव एनवायरनमेंट डज इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड? ऑप्शन ए है आर्थिक वातावरण, दैट इज इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी है राजनीतिक वातावरण, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ऑप्शन सी है सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट। ऑप्शन डी है बहुसांस्कृतिक वातावरण। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 में 4 विकल्प हैं। तो स्टूडेंट्स क्या जवाब देंगे इसका? क्या जवाब देंगे? सर ऑप्शन सी, सामाजिक ऑप्शन सी वातावरण। बिल्कुल ठीक है, सामाजिक वातावरण। क्योंकि प्रभावपूर्ण इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसा सहायक वातावरण चाहता है, किस प्रकार का उसे सहायक वातावरण मिले, तो सोशल एनवायरनमेंट बेस्ट होगा, तो वो कम्युनिकेशन बेहतर रूप से हो सकेगा। अब इन चारों विकल्प के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़े के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है। A major barrier in the transmission of cognitive data in the process of communication is an individual that is। तो यहाँ पर आपने इस बात को समझिए कि संज्ञानात्मक आंकड़ा, संज्ञानात्मक यानी मस्तिष्क की गतिविधि यानी समझ से संबंधित वाले आंकड़े। तो समझ से संबंधित वाले आंकड़ों को भेजने में कहाँ सबसे ज्यादा कठिनाई होती है? तो ऑप्शन ए है व्यक्तित्व या पर्सनालिटी। ऑप्शन बी है अपेक्षा, एक्सपर्टीशन। ऑप्शन सी है सामाजिक दर्जा, सोशल स्टेटस। और ऑप्शन डी है कूटबद्ध करने की योग्यता। तो इन सारे ऑप्शंस में अगर देखें तो सही आंसर क्या होगा? क्या उत्तर देंगे आप? तो सही आंसर सर डी, बिल्कुल ठीक है, कूटबद्ध डी करने आंसर की होगा योग्यता। कूटबद्ध करने की योग्यता। जाहिर सी बात है कि हम अपने विचारों को, जो हमारे मस्तिष्क में है, संज्ञानात्मक आंकड़े यानी जो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड तथ्य हैं मस्तिष्क में, उनको कूटबद्ध करने, कोड करने, किस प्रकार से हम कोड करें, उसकी योग्यता यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कैसे हम कोड करके अपनी बातों को दर्शाएं। तो इसका सही आंसर होगा कूटबद्ध करने की योग्यता। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, प्रेरित होने पर संस्थापित धारणाएं बन जाती हैं। तो जब लगातार जो इंफॉर्मेशंस हैं, जो चीजें हैं, वो प्रेषित होती हैं, सॉरी प्रेरित नहीं, प्रेषित। तो ट्रांसमिटेड, व्हेन ट्रांसमिटेड टू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्टीरियोटाइप्स बिकम। तो जब संस्थागत धारणाएं लगातार प्रेरित होती रहती हैं यानी प्रेषित होती रहती हैं, चलती रहती हैं, तो वो समाज में क्या स्वरूप धर लेती हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो दृढ़ हो जाती है, वो विश्वास हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या है? डी। सर क्या डी। है? डी, दैट इज विश्वास या दृढ़ धारणा, कॉन्विक्शंस। और क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। जनसंचार में चयनात्मक अवबोधन प्रापक की डैश पर निर्भर करता है। इन मास कम्युनिकेशन सेलेक्टिव परसेप्शन इज डिपेंडेंट ऑन द रिसीवर्स। अब यहाँ पर रिसीवर की किस तत्व पर कम्युनिकेशन जब एक जनसंचार में होता है, तो रिसीवर की किस तत्व पर डिपेंड करता है? तो इसका सही आंसर आप क्या देंगे?
सर सी ग्रहणशीलता। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर ग्रहणशीलता यानी आप कैसे उसको एक्सेप्ट करते हो। तो जो स्टूडेंट है वो किस प्रकार से, कितना डेप्थ से उस चीज पर विचार कर रहा है, सोच रहा है, कितना ध्यान लगाकर चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा, वो होगा ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। संचार की अंतर संबंधित श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं को का किस रूप में जिक्र किया जाता है? मीडिया that can exist in an intercoded series of communication points are referred to as network media, संयोजी मीडिया यानी कनेक्टिव मीडिया, ग्रंथिक मीडिया यानी नोडल मीडिया, बहुमीडिया यानी मल्टीमीडिया। तो संचार के अंतर संबंधित श्रृंखला में यानी जब कम्युनिकेशन हो रहा हो तो किसी चेन के अंतर्गत कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अंतर संबंधित श्रृंखला का मतलब ही हो गया कि किसी चेन के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है और उसमें कनेक्ट होना, मीडिया का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर बनता है संयोजन यानी संयोजी मीडिया यानी कनेक्टिव मीडिया, इसका सही आंसर होगा बी, संयोजी मीडिया यानी कनेक्टिव मीडिया। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। उपदेशात्मक संचार। अब उपदेशात्मक संचार की बात हो रही है, दैट इज यहाँ पर कहा जाए तो डायडेक्टिक कम्युनिकेशन है, इज अंतःवैयक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्वैयक्तिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, संगठनात्मक संचार, संबंध सूचक संचार। तो इसका सही उत्तर आप क्या देंगे बताइए, सही आंसर इसका क्या होगा, उत्तर दीजिए, कोई उत्तर देगा? इसका सही आंसर होगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतरवैयक्तिक संचार। हाँ बिल्कुल ठीक है, बी आंसर है अंतरवैयक्तिक संचार यानी कम्युनिकेशन। अंतरवैयक्तिक संचार क्या होता है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रत्यक्ष, ठीक है, या परोक्ष रूप से किसी मानव से संवाद करता है। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी मानव से संवाद करना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है, अंतरवैयक्तिक संचार कहलाता है। यहीं पे अंतःवैयक्तिक संचार यानी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? जब एक व्यक्ति स्वयं ही मन ही मन संवाद करे, विचार करे, अपने आप से प्रश्न करे और स्वयं ही प्रतिपुष्टि करता चले यानी फीडबैक देता चले, जैसे मनन चिंतन करना, जैसे बड़बड़ाना, जैसे अपने आपस में अपने आप में बैठ के विचार करना, ये सब कुछ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। जब हम टीवी को देखते हैं, जब हम वीडियो रिकॉर्डिंग सुनते हैं या हम रेडियो सुनते हैं, तो इस समय हम अपने आप से मनन चिंतन कर रहे होते हैं। इसलिए ये भी उदाहरण है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वापस हम स्क्रीन को शेयर करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम उपदेश दे रहे हैं तो हम दूसरों को एक साथ सामने बैठाकर संचार कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन में होता कि एक बड़े पैमाने पे सबके लिए ओपन स्तर पे संचार किया जाना, तो तब उपदेशात्मक संचार जन संचार का स्वरूप ले लेता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तब इंटरपर्सनल में ना उत्तर होकर फिर यहाँ जन संचार हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। संचार में भाषा है, इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज, ऑप्शन ए अमौखिक कूट है, द नॉन वर्बल कोड, ऑप्शन बी मौखिक कूट है, द वर्बल कोड, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक कूट है, दैट इज द सिंबॉलिक कोड, और ऑप्शन डी है वो है चित्रात्मक कोड, आइकॉनिक कोड। तो सही उत्तर इसका क्या आप देंगे बताइए, संचार में भाषा क्या है? प्रोवाइड योर आंसर। Yes, right. Khushbu says C and Purnima says C. Purnima Mishra says C, but Purnima Mishra says that B. That is right answer is B. तो इसका सही आंसर क्या है? B. तो that is the important aspect. इसका सही आंसर है B.
और आगे बढ़ते हैं। कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है जिसकी वजह से आवाज नहीं आ रही है, बट डोंट वरी, अभी इशू क्लियर हो जाता है, थोड़ी देर में नेटवर्क सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा मौखिक कूट संचार में भाषा है मौखिक कूट, वर्बल कोड। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान कीजिए। यहाँ पे एक प्रकार से कम्युनिकेशन के चैनल की बात हो रही है। तो नंबर 34 स्रोत, माध्यम, संदेश, संदेशग्राही। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने रखा गया है। 4 ऑप्शन है, सोर्स, चैनल, मैसेज, रिसीवर। दूसरा है सोर्स, रिसीवर, चैनल, मैसेज। तीसरा है सोर्स, मैसेज एंड रिसीवर, फिर चैनल। चौथा है सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सोर्स होगा कि मैसेज होगा। अब यहाँ पे चूंकि ये एक मॉडल से किया गया क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसलिए एसएमसीआर मॉडल, जो बर्लो मॉडल है वो एसएमसीआर मॉडल है, जिसमें सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ये 4 उपक्रम दर्शाए गए हैं। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर होगा, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है 35 क्वेश्चन। अमौखिक संचार का कालानुक्रम होता है। नॉन लीनियर कम्युनिकेशन हैज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। संकेत, प्रतीक, कूट, रंग, साइंस, सिंबल्स, कोड्स, कलर। बी, प्रतीक, कूट, संकेत, रंग और सिंबल्स, दैट इज सिंबल्स कह लीजिए, फॉल्स नहीं होगा, सिंबल्स, कोड्स, साइंस, कलर्स। और सी है रंग, संकेत, कूट, प्रतीक, कलर, सिंबल्स, कोड, सिंबल, दैट इज सिंबल, दैट इज कलर, देन साइन, फिर कोड एंड सिंबल। इसके बाद डी है कूट, रंग, प्रतीक, संकेत। तो कोड, कलर, सिंबल एंड दैट इज साइन। तो अगर हम देखें, कुछ इंग्लिश में यहाँ पे गलत टाइप है, हिंदी वाले विजन से देखते चलिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको चिंतन थोड़ा सा करना पड़ेगा। जैसे संकेत पहले आता है, इसका आंसर ऑप्शन ए के साथ देखिए, तो संकेत पहले आता है, फिर प्रतीक, फिर कूट, फिर रंग। अब रंग का क्या मतलब है, यहाँ पर रंग का मतलब है इफेक्ट होना, रंग का मतलब है प्रभाव। तो अब यहाँ पर इफेक्ट हमेशा लास्ट में होगा। अब इस दृष्टिकोण से सी विकल्प गलत होगा और डी भी गलत होगा, क्योंकि रंग यहाँ पर सेकंड नंबर पे है। तो प्रभाव यानी इफेक्ट कभी भी पहले नहीं आता, लास्ट में निकल के आता है। तो इसलिए यहाँ रंग का संदर्भ इफेक्ट से होने की वजह से ए और बी में आंसर जा रहा है। अब अगर हम ए और बी में देखें, तो सबसे पहले क्या होता है, कोई संकेत मिलता है, संकेत किसी सिंबल्स के रूप में बनाए जाएंगे और फिर उसे कूट भेजन। अब यहाँ पे जो संकेत का संदर्भ है वो किसी सूचना से है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई सूचना मस्तिष्क में पहले आती है और फिर उसे तमाम प्रकार की प्रक्रिया से गुजारा जाता है और प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन के इन विकल्पों के अनुसार हम देखें तो सबसे पहले संकेत और सबसे अंत में रंग होने की वजह से ऑप्शन ए सही आंसर साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। संचार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? Which of the following statements is not related to the communication? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दैट इज 36। संदेश माध्यम है, कह रहे हैं कि संदेश एक माध्यम है, दैट इज मीडियम, मैसेज इज अ मीडियम। दूसरा है विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक ककून है, सूचना शक्ति है। और डी है टेलीपैथी प्रौद्योगिकी है। चारों ऑप्शंस अपने आप में विशिष्ट हैं। क्वेश्चन फिर से समझिए, संचार के साथ निम्नलिखित में कौन सा कथन संबंधित नहीं है, यानी कि संचार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत होगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो है संदेश माध्यम है। तो मैसेज हमेशा एक मीडियम होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको नोट्स में भी पढ़ाया है, कम्युनिकेशन संचार एक माध्यम होता है। ऑप्शन ए ठीक है। बी, विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक ककून है। विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक ककून है, इसका क्या मतलब होता है? ककून एक वास्तव में देखा जाए एक रेशम का कीड़ा हो जो अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है, उसे ककून।
तो यहाँ पे विश्व क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक ककून है, यानी हर जगह इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का संजाल देखा जाए, इसलिए इसमें देखा जाए तो विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक ककून है, ये बात भी सही है। अब तीसरा है सूचना एक शक्ति है, ये बात ठीक है, इंफॉर्मेशन इज पावर, इसमें भी कोई गलत नहीं है। अब डी है टेलीपैथी प्रौद्योगिकी है, टेलीपैथी क्या है, प्रौद्योगिकी है। तो यहाँ पर क्या ये बात सही है? तो पहले क्या ये समझा जाए कि टेलीपैथी होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टेलीपैथी? तो टेलीपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टेलीपैथी क्या है, एक ऐसा तत्व जिसमें टेलीपैथी वास्तव में क्या है, टेलीपैथी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संवाद करे बिना किसी माध्यम से, तो उसे हम टेलीपैथी कहते हैं। जनरली एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें माध्यम के बगैर संवाद हो जाए, जैसे आपने किसी व्यक्ति को याद किया और उस व्यक्ति को सूचना पहुंच जाए कि हमें याद किया जा रहा है। अब ऐसा कभी कभी संयोगवश होते हुए दिखता है कि आप किसी को याद कर रहे हो, व्यक्ति आ जाए या उसका फोन आ जाए, वो कहे कि आप, ऐसा लगा कि आपने अभी हमको याद किया, तो इस प्रकार से इसे हम टेलीपैथी कहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में कोई एक तकनीक आज की डेट में उपलब्ध है जिसमें हम टेलीपैथी कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम टेलीपैथी कर सकते। आज के डेट में कोई ऐसी तकनीक उपलब्ध नहीं है जिसमें हम टेलीपैथी कर सकते, बिकॉज इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं दिखाई देती, ये संयोगवश होगा। हो सकता है कभी कालांतर में या आगे कोई तकनीक आए या पूर्व में कोई तकनीक रहा हो, जैसा कि ऋषि मुनियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे सोचने विचारने पे तथ्य पे हो जाना या चले जाना या जानकारी हो जाना रहा करता था, लेकिन वो अभी कोई तकनीक एट प्रेजेंट हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मात्र इसे संयोग के आधार पर हम एक तकनीक नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मैं अभी आपसे कहूं कि आप अभी अपने पिताजी को याद करिए तो वो आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो होगा दैट इज डी, कि टेलीपैथी प्रौद्योगिकी है, यह बात गलत है, ये संचार के संबंध में एक गलत तत्व कहा जाएगा। तो टेलीपैथी इज नॉट अ टेक्नोलॉजी, इसलिए आंसर हो गया डी। नहीं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संचार वृत्ताकार हो जाता है, कम्युनिकेशन जिसमें शेयर इज स्टॉप्ड as share video is closed. Okay, screen sharing stop हो गया है, मैं फिर से screen share कर रहा हूँ। So just give me a minute, so I shall share it. You cannot zoom when you are recording this meeting. Okay. I'm sharing screen. स्टूडेंट्स एक बार पुनः हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दैट इज 37। संचार वृत्ताकार हो जाता है, कम्युनिकेशन बिकम सर्कुलर व्हेन डिकोडर एनकोडर बन जाता है, यानी जिसने कहा उसी ने सुन लिया या उसी तक इंफॉर्मेशन आ गई। ऑप्शन बी है प्रतिपुष्टि का अभाव होता है, जब फीडबैक ना हो, जब फीडबैक ना होगा तो सर्कुलेशन कंप्लीट ही नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। तो 37 का बी विकल्प तो गलत हो गया। अब आगे देखें, स्रोत विश्वसनीय होता है, तो सोर्स इज रिलायबल, ये तो एक तरफा बात कह दी, ये कोई इस बात को कंप्लीट नहीं करता है, इसलिए सी भी नहीं होगा। डी है चैनल निर्बाध होता है, व्हेन चैनल इज एंडलेस, जाहिर सी बात है जब चैनल चलता रहता है, रुकता नहीं है, तो वो एक सर्कुलेशन यानी एक सर्कुलर कम्युनिकेशन के रूप में दिख सकता है। लेकिन अब इन चारों विकल्पों को देखें तो चैनल निर्बाध होता है, यानी कभी ना रुकने वाला चैनल जो लगातार चलता रहे, इसमें क्या होगा, जो संचार है वृत्ताकार ना होकर लीनियर दिखाई दे रहा है। सी डी ऑप्शन इसलिए परफेक्ट नहीं है
सी है स्रोत विश्वसनीय होता है, तो ये बात ही नहीं क्लियर हो रहा है। प्रतिपुष्टि का अभाव, तो कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं माना जाएगा। ए परफेक्ट है, डिकोडर एनकोडर बन जाता है। अब डिकोडर और एनकोडर, अब एनकोडर जो डिकोडर है वो एनकोडर है, अब यहाँ पे डिकोडर एनकोडर बन जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी गलत है, क्योंकि डिकोडर एनकोडर बन जाता है, जबकि एनकोडर डिकोडर बन जाता है तो ये ज्यादा परफेक्ट हो जाता है, जिसने दिया उसी तक सूचना पहुंच जाए। तो यहाँ पर अब देखें तो ए ज्यादा गलत हो गया, टोटली गलत। अब चारों विकल्प परफेक्ट नहीं नजर आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर हमें एक मेथड अपना होता है, वो होता है नेगोशिएशन टू द नेगोशिएशन मेथड। सबसे ज्यादा गलत है उनको बाहर करते चले। तो चलिए ऑप्शन ए को देखें तो डिकोडर एनकोडर बन जाता है, ये एकदम गलत हो जाता है, क्योंकि एनकोडर डिकोडर बन जाए तब ये सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उलट दिया बात है, इसलिए गलत है, इसको आउट कर दिया जाए। बी है प्रतिपुष्टि का अभाव होता है, तो फीडबैक का जब अभाव होगा तब तो संचार वैसे भी प्रोसेस यानी प्रक्रिया रूप से पूर्ण नहीं माना जाएगा, इसलिए ये संचार ही बेस्ट नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो गया, बी बाहर हो जाए। सी है शोध विश्वसनीय होता है, शोध विश्वसनीय हो या अविश्वसनीय हो, इसलिए संचार वृत्ताकार नहीं हो सकता, इसलिए एबीसी गलत। अब डी है चैनल निर्बाध होता है। अब यहाँ पर हमें सही के दृष्टिकोण से आयोग के दिए गए विकल्पों के अनुसार देखें तो डी ही थोड़ा परफेक्ट दिखाई दे रहा है, कि जब चैनल ना रुके लगातार चल रहा हो, तो यहाँ पे एक सेंस वो निकल रहा है कि चैनल जहां से शुरू हो रहा है और वहीं तक वो लगातार उसमें घूम रहा हो, तो घूम रहा होने की वजह से एक सर्कल का निर्माण हो रहा है, एक घेरा तैयार हो रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चैनल निर्बाध होता है, ये सही उत्तर दिखाई देता है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। इंटरनेट पर संचार एक प्रकार है, कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट इज टाइप ऑफ, ऑप्शन ए मौखिक संचार है, ऑप्शन बी गैर मौखिक संचार है, ऑप्शन सी समानांतर संचार है, ऑप्शन डी ग्रेप वाइन संचार है, कम्युनिकेशन। तो इंटरनेट पे संचार वास्तव में क्या है, एक समानांतर संचार कहा जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट पे जो कम्युनिकेशन है वो पैरेलल होता है, आमने सामने हो रहा होता है, इसलिए इसे हम पैरेलल कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखेंगे। अगला ऑप्शन है आत्म संप्रेषण को कहते हैं सेल्फ कम्युनिकेशन। तो सेल्फ कम्युनिकेशन मैंने भी आपको बताया था, अपने आप से बात करना, खुद से बात करना। तो जाहिर सी बात है जब हम खुद से बात करते हैं, तो खुद से हम बात करते हैं, तो वापस शेयर कर लूं, हाँ, जब हम खुद से बात करते हैं आत्म संप्रेषण, तो अपने आप से बात करना, स्पष्ट है आंसर, बिल्कुल ठीक पूर्णिमा ने कहा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होगा जब हम खुद से बात करेंगे, अंतःवैयक्तिक संचार। और अभी मैंने आपको इसको समझाया कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से संवाद कर रहा है, while a person communicating to another person that is directly or indirectly, it is to be interpersonal communication, अंतरवैयक्तिक संचार। जब एक व्यक्ति स्वयं से बात करता है, अपने मनी मन बात करता है, अपने आप से बात करता है, तो सेल्फ कम्युनिकेशन, और इसे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, और डी इसका सबसे बेस्ट विकल्प है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 40। किसी संदेश का फीडबैक किस से आता है? फ्रॉम whom does the feedback of a message comes? सैटेलाइट से आता है, मीडिया से आता है, ऑडियंसेस से आता है, कम्युनिकेटर से आता है। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, सो बिल्कुल ठीक है आंसर यहाँ पर, ठीक कहा, ऑडियंसेस से आता है, क्योंकि भाई हम कम्युनिकेशन करेंगे तो ऑडियंसेस सुनेंगे और वो सुनकर हमें फीडबैक देंगे, हाँ अच्छा बहुत बुरा जो भी है फीडबैक देंगे वो ऑडियंस ही देंगे। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 41 पे संप्रेषण की युक्ति प्रचार करने से पहले सूचना एकत्र करना क्या कहलाता है? व्हाट इज द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर प्रोपेगेटिंग अ टैक्टिक? यानी संप्रेषण की युक्ति, युक्ति पूछ रहे हैं, इस युक्ति को प्रचार करने से पहले सूचना एकत्र करना क्या कहलाता है? तो जब हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले अगर हम इंफॉर्मेशन लें और तब कम्युनिकेशन करें तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है फीडबैक कहेंगे, तो पृष्ठपोषण कहेंगे, ऑप्शन ए का मतलब। ऑप्शन बी है फीड फॉरवर्ड, यानी
अपनी सूचना को आगे बढ़ाना कहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये उचित नहीं उत्तर है। अनुसंधान अध्ययन करेंगे, इसी कह रहा है रिसर्च स्टडी। रिसर्च स्टडी इज नॉट अ परफेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है अभिमत, ओपिनियन तैयार करना। तो ओपिनियन तैयार करना बिल्कुल सही आंसर है कि कम्युनिकेशन करने से पहले हम लोगों की जानकारी यानी राय ले लें और तब हम संचार करें। यानी कोई बात हमें कहना है तो उससे पहले हम राय ले लें, लोगों से जान लें कि क्या बेस्ट रहेगा, और तब हम उस किसी बात को संचालित करें। फॉर एग्जाम्पल, हमें मान लीजिए कि कल क्लास में छुट्टी करना है, तो अगर हमें छुट्टी करना है तो हम पहले बच्चों की राय जान लें कि बच्चे क्या चाहते हैं। स्टूडेंट्स वांट कि कल छुट्टी हो जाए, तो अगर बच्चे कहते हैं कि हाँ सर कल छुट्टी रख दीजिए और हम तैयार हैं छुट्टी लेने के लिए, तो फिर हमने बच्चों की राय लिया कि हाँ बच्चे तैयार हैं। इस प्रकार से अब हम कम्युनिकेट करेंगे कि भाई ऐसा है, डिसीजन हुआ है, सारे बच्चों से राय लिया है, अतः कल जो है उन बच्चों के डिसीजन के अनुसार छुट्टी रखा जाए। तो यहाँ पे ओपिनियन इसका बेस्ट विकल्प माना जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको मौखिक संचार कहा जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन? ओरल कम्युनिकेशन, पहला है प्रोफेसर शर्मा ने, ओरल नहीं वर्बल कहेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन। प्रोफेसर शर्मा ने कक्षा में लेक्चर दिया। प्रोफेसर शर्मा प्रोवाइडेड या गिव द लेक्चर इन द क्लासरूम। ऑप्शन बी, चौराहे पर बत्ती हरे से नारंगी रंग की हो गई। तो स्पष्ट है कि यहाँ पे समझ में आ रहा है कि चौराहे पे अगर बत्ती हरे से नारंगी रंग की हो जाएगी तो ये वर्बल यानी शाब्दिक संचार नहीं होगा। तो लाइट टर्न्स फ्रॉम ग्रीन टू ऑरेंज ऑन द क्रेसेंट इज नॉट अ परफेक्ट आंसर, इज रॉन्ग। ऑप्शन बी गलत हो रहा है। सी है, शिशु अपनी माता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चिल्ला रहा है, बट वो शब्दों का नहीं प्रयोग करता, वो एक प्रकार से कहा जाए इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहा है, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, एक पोर्शन है, और मैंने आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप्स से पढ़ाया है। तो शिशु अपनी माता का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे, इसे इफेक्टिव संचार में रखा जाएगा। तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट आंसर, सो बी एंड सी आर रॉन्ग। डी पे चले तो दीपक ने अवकाश प्राप्त हेतु पत्र लिखा था, पत्र लिखा, तो यहाँ पर देखें तो ए सबसे ज्यादा परफेक्ट है। प्रोफेसर शर्मा ने कक्षा में लेक्चर लिया, स्पष्ट आंसर हो जा रहा है ए, तो आंसर हुआ ए। 42 के बाद हम लोग चलते हैं 43rd क्वेश्चन पे। 43, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है, इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व। ऑप्शन ए, ऑनलाइन सीखना सम्मिलित है। ऑप्शन बी, एडुसेट के माध्यम से सीखना, लर्निंग बाय द मीडियम ऑफ एडुसेट। ऑप्शन सी, एडुसेट जानते हैं क्या है? एडुसेट एजुकेशनल सैटेलाइट के नाम से जाने वाली भारत द्वारा छोड़ी गई एजुकेशन के संबंध में पहली सैटेलाइट मानी गई है, जो शिक्षा के संबंध में किसी देश द्वारा छोड़ा गया है। ऑप्शन डी, वेब बेस्ड सीखना। ऑप्शन सी, उपर्युक्त सभी। तो स्पष्ट इसमें आंसर आपको क्लियर हो रहा होगा, आंसर इसका डी आ रहा है, दैट इज उपर्युक्त सभी। ऑल ऑफ द, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो गया ए बी सी ऑल, यानी डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। नेटवर्क प्रसार प्रक्रिया संचार निम्नलिखित संदर्भ में संभव है। द नेटवर्क प्रोपेगेशन प्रोसेस स्ट्रक्चर इज पॉसिबल इन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन ए, सामाजिक परिवेश में, सोशल एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी, आर्थिक परिस्थिति, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ऑप्शन सी, और राजनीतिक गलियारों में, पॉलिटिकल कॉरिडोर। ऑप्शन डी, तकनीकी पर्यावरण। तो स्पष्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो स्टूडेंट्स क्या आंसर देंगे इसका? आप जल्दी उत्तर दीजिए। सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिवेश, राजनीतिक कल्याण और तकनीकी, हाँ बिल्कुल सही आंसर डी होगा, तकनीकी पर्यावरण। भाई नेटवर्क अगर हो रहा है, नेटवर्क प्रोपेगेशन यानी संचार, नेटवर्क को कम्युनिकेट करना है, तो वहां पे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इसका परफेक्ट उत्तर नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 जो जून सन 2006 में पूछा गया था उसकी चर्चा करते हैं। वेब द्वारा अधिक संख्या में ऐसे दस्तावेजों की प्राप्ति जिसमें संबंधित सूचना का अभाव हो, उसे क्या जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? The receipt of such a large number of documents by the web which lacks the relevant information is called as। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पे जब सूचना आए और ठीक से ना पहुंच पाए, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 है। ए है क्षीण स्मरण प्रक्रिया, वर्ड रिकॉलिंग।
जैसे बफरिंग होता है तो पता चलता है कि हम जब बड़े पैमाने पर सूचना को देखना चाह रहे हैं, हम यूट्यूब पे बैठे हैं और गाना सुन रहे हैं तो बार बार बफर कर रहा है। तो या हम आपको कम्युनिकेशन कर रहे हैं और हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं और आप तक पहुंच रहा है वो रुक रुक के पहुंच रहा है, तो वो पुअर रिकॉर्डिंग प्रोसेस कहा जाएगा। सही मायने में आंसर यही समझ में आ रहा है। बी को देखें तो वेब का सरकना, स्टैग्नेंट वेब गाइड, ये कोई तथ्य नहीं है। सी है प्रमित विधि की दुर्बलता, वीकनेस ऑफ गुड मेथड, नॉट, ये भी नहीं आया। और डी है दुर्बल वेब प्रत्युत्तर, वेब पुअर रिस्पांस। इसका सबसे बेस्ट आंसर है ए, दैट इज शीघ्र स्मरण प्रक्रिया। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। सी स्तर के संचार की प्रभावशीलता की परिभाषा है। तो सी स्तर से स्पष्ट हो जा रहा है, दैट इज चैनल। चैनल क्या है? दैट इज सी स्तर का कम्युनिकेशन कहा जाएगा। इन सब के अंतर्गत देखा जाए तो चैनल इसका बेस्ट आंसर है, सी स्तर की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 47 पे वीसीआर पर टेलीविजन प्रोग्राम रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग द टेलीविजन प्रोग्राम ऑन वीसीआर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो यहाँ पर वीसीआर इसका उदाहरण माना जाएगा। सामयांकरण का, दैट इज ऑन ऑफ टाइम ट्रांसफर। समयांतरण का तो ऑफ टाइम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑन टाइम हो रहा है, इससे ऑफ टाइम नहीं माना जाएगा, गलत है, क्योंकि उसी समय हो रहा है। तत्कालीन हो रहा है, समकालीन हो रहा है, इससे ए नहीं होगा। बी है विषय के संदर्भ का, ऑफ सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट, ये कोई तर्क ही नहीं है। सी है मशीनी स्पष्टता का, साधारण तर्क की बात हो रही है। डी है संचार समकालीनता, एकदम परफेक्ट उत्तर दिख रहा है। ऑफ कम्युनिकेशन कंटेम्पररी, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया, हाँ सही दे रहे हो। दैट इज कंटेम्पररी, यानी कि ऑफ दैट इज कम्युनिकेशन समकालीन होना, उसी समय वीसीआर पे जो प्रोग्राम आ रहा है उसे रिकॉर्ड किया जाए। जैसे मैं अभी आपको जो लेक्चर दे रहा हूँ, इट इज गोइंग टू बी ऑन रिकॉर्डेड आल्सो। इट इज ऑफ कम्युनिकेशन कंटेम्पररी, संचार समकालीनता का एक उदाहरण कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। अच्छा संप्रेषक वह है जो अपने श्रोता को, a good communicator is that who gives his communicator what? ऑप्शन ए पर्याप्त सूचना देता है, sufficient information देता है। ऑप्शन बी जो पर्याप्त सांख्यिकी प्रदान करता है, sufficient statistics देता है। ऑप्शन सी संक्षिप्त प्रमाण देता है, proofs in brief, तथ्यों की पुनरावृत्ति करता रहता है, repeats facts, लगातार फैक्ट्स को देता चलता है। और अब ऑप्शन डी इसमें, हाँ, तथ्यों की पुनरावृत्ति करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर अच्छा संप्रेषक वह है जो पर्याप्त सूचना देता है, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया, एकदम सही। पर्याप्त सूचना देना यानी इंफॉर्मेशन कंप्लीट दिया जाए तभी कम्युनिकेशन बेहतर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। संचार में संदेश की अपेक्षाओं का आधिक्य इसके या इसकी डैश के लिए अनिवार्य हो जाता है। एक्सेस ऑफ मैसेज रिक्वायरमेंट इन कम्युनिकेशन बिकम्स मैंडेटरी फॉर इट या इट्स, किसके लिए बेहतर हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, संचार में संदेश की अपेक्षा का आधिक्य किसके लिए अनिवार्य हो जाता है। तो स्पष्ट है, प्रेषण, डिस्पैच, यानी कि जो उसको जो दिया जा रहा है तो उसके प्रेषण के लिए अनिवार्य हो जाता है। अपेक्षाओं, संचार में संदेश की अपेक्षाओं का अधिक यानी संदेश की अपेक्षाओं का भार, एक्सेस ऑफ मैसेज रिक्वायरमेंट इन कम्युनिकेशन बिकम्स मैंडेटरी फॉर इट्स डिस्पैच। तो कैसे दिया जा रहा है उस पर इसका डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन बेहतर तब होगा जब कम्युनिकेशन बेहतर रूप से दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको बेहतर रूप से ना समझाऊं तो आप कैसे बेहतर से समझेंगे। इसलिए मेरा बेहतर समझाना बहुत जरूरी है। मेरा बेहतर समझाना ही कम्युनिकेशन को बेहतर करना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 50 और आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। और इसकी बात किया जाए, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। Which of the following is an appropriate definition of information technology? सूचना को संधारित करने के लिए उपयोग में लाए गए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मेंटेन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी है लाभकारी सूचना के वितरण के लिए उपयोग में लाए गए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
सी है। अब यहाँ पे समझते चलिए सिर्फ लाभकारी पॉइंट जोड़ा है बी में, इससे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, ठीक है। सी में देखिए भिन्न प्रकार की सूचना का संग्रहण, पुनः प्राप्ति, संधारित और वितरण के लिए उपयोग में लाए गए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब इसने कई बातें कह दी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर स्टोरिंग, रिट्राइविंग, मेंटेनिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे मल्टीपल एस्पेक्ट्स अपना लिया है, इसकी बेहतर विकल्प अभी तक एक प्रतीत होता है। डी को भी देख लें, भिन्न प्रकार की सूचना को संधारित करने के लिए भौतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों के उपयोग को सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। द यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ social science and social science to maintain different types of information is called information। नहीं, यहाँ पे सोशल साइंस का इतना महत्व नहीं है। तो स्पष्ट है कि क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर सी है, भिन्न प्रकार के सूचना का संग्रहण, पुनः प्राप्ति, संधारित और वितरण के लिए उपयोग किया जाने वाला हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन डिस्कस हो गए कम्युनिकेशन का, यानी 25 क्लास कराया, 25 से पहले की वीडियो में कराया। तो पार्ट 1 में जिनका छूट गया वो पार्ट 1 की वीडियो को कर लें, जल्दी वो अपलोड हो रहा है। और पार्ट 2 का वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा जो अपनी रिकॉर्डिंग हुई है। तो मैंने आपको अभी तक 50 कम्युनिकेशन यानी संचार में डिस्कस करा दिए। अब इस प्रक्रम में आगे और भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे अगले हमारे कल की क्लास यानी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसमें और कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।